स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जैसा आपको पहले बताया गया होगा कि आज भारतीय इतिहास को लेकर के एक नया सेगमेंट आपका स्टार्ट होगा, जिसको हिंदी में कहा जाता है आधुनिक भारत का इतिहास, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे आप लोग। देखिए, चैप्टर का किस तरीके से आपको डील करना। आज मैं केवल आपको ये सिखाऊंगा कि आधुनिक भारत आप क्यों पढ़ेंगे और आधुनिक भारत में किस प्रकार की चीजें आपको पढ़नी है। क्यों ऐसा कहा जाता है कि परीक्षाओं में यहाँ से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, मतलब दिमाग में एक सिनॉप्सिस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपके सामने लिखता हूं कि अभी जो इतिहास का खंड आपका स्टार्ट हो रहा है उसको क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मॉडर्न, एक ही बात है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में भारतीय इतिहास का ये सेगमेंट ऐसा सेगमेंट रहा है कि इसने लंबे समय तक राज किया है। लंबे समय तक राज करने का मतलब ये कि एक समय ऐसा था कि प्राचीन भारतीय इतिहास को लेकर के और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को लेकर के सवाल ना के बराबर पूछे जाते थे। मुझे आज भी याद है कि 2016 यूपी पीसीएस मेंस का एग्जामिनेशन हो रहा था और उस समय जीएस आती थी आपके ऑब्जेक्टिव, 2016 की बात मैं कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव जीएस में जो पेपर आपसे पूछा गया था, 55 सवाल अकेले आधुनिक भारतीय इतिहास से पूछे गए थे। मायने रखता है 55 सवाल। तो एक समय था, लेकिन अब जैसा मैंने पहले भी आपको गाइड करने की कोशिश की कि अब आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं को जो एनवायरनमेंट है थोड़ा चेंज हुआ है। आधुनिक भारतीय इतिहास को लेकर के तो आपको चलना ही पड़ेगा, लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन भी आपको करना है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन भी आपको करना है। और मैंने कई बार आपको बताया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की बात आप करेंगे या मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात आप करेंगे, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का एक मुद्दा यह भी रहता है कि यहाँ के जो आपके प्रशासनिक संरचनाएं हैं वहां से बहुत ज्यादा सवाल आपको पूछे जाते हैं। मैंने कोशिश की आपको गाइड करने की। अब ये जो सेगमेंट आपके सामने आया है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसको लेकर के मैं एक विकल्प आपको देना चाहूंगा। आप मुझे बताना कि मान लीजिए अगर मैंने आपके सामने 3 प्रकार के विकल्प रखे हैं, एक विकल्प क्या हो गया आपका प्राचीन भारतीय इतिहास, एक विकल्प क्या हो जाता आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और सबसे लास्ट में क्या आता आपका आधुनिक भारत का इतिहास। ये 3 प्रकार के विकल्प मैंने आपको दिए हैं। आपको ये बताना है कि तीनों प्रकार के विकल्पों में से पूरे भारतीय इतिहास का सबसे बढ़िया सेगमेंट आपको कौन सा लगता है। प्राचीन भारतीय इतिहास आपको अच्छा लगता है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास आपको अच्छा लगता है, या आधुनिक भारत का इतिहास आपको अच्छा लगता है। ऐसे सवाल इंटरव्यू में अक्सर आपके सामने रखे जाते हैं, तो आपको आंसर करके बताना है आप प्राचीन भारतीय इतिहास के साथ जाना चाहेंगे, या मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साथ आप जाना चाहेंगे, या आधुनिक भारत के इतिहास के साथ आप जाना चाहेंगे। कौन से सेगमेंट को आप सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देने की कोशिश करेंगे, बताइए। आप मॉडर्न हिस्ट्री, आप आंसर आनी चाहिए। आप मॉडर्न हिस्ट्री, आप मॉडर्न हिस्ट्री, आप तीनों को। चलिए, आपका आंसर काफी संवैधानिक है, आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास। ठीक है, ऑनलाइन जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं बताइए भाई, अगर मान लीजिए मैंने तीनों विकल्प आपके सामने रखे हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है, या आधुनिक भारत का इतिहास है, इनमें सर्वोत्तम सबसे बेहतरीन जो आपके भारतीय इतिहास का खंड है आपको कौन सा लगता है। प्राचीन के साथ जाना चाहेंगे, मध्यकालीन के साथ जाना चाहेंगे, या आधुनिक के साथ जाना चाहेंगे, किसके साथ आप जाना चाहेंगे। प्राचीन और मध्यकालीन को आधुनिक से। तीनों के साथ जाना चाहेंगे। दो के साथ, दो के साथ। दो के साथ जाना चाहिए। अक्सर यही रहता है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का रेफरेंस देने से हम लोग घबराते हैं। उसका कारण एक ही है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भारत में मुस्लिम शासन को कैलकुलेट किया जाता है, और जब भारत में आप मुस्लिम शासन को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो हिंदू समाज से संबंध रखने के नाते आपका मन नहीं करता है, कई बार मन नहीं करता है भारत में मुस्लिम शासन को प्राथमिकता देने के संदर्भ में, या भारत में जो मुस्लिम शासन है उसकी जो तमाम प्रकार की वैल्यूज आपको नजर आती हैं उनको कैलकुलेट करने में। कुल मिलाकर के 750 वर्षों का शासन आता है मुस्लिम शासन भारत में, और उस मुस्लिम शासन में आपका शोषण भी हुआ, आपको सुविधाएं भी दी गई, सारे काम हुए। प्राचीन भारतीय इतिहास को हम अधिक प्राथमिकता क्यों देकर के चलते हैं, क्योंकि वहां पे हिंदू राजाओं की बात हो रही है, वहां पे क्या आपका हिंदू राजाओं की बात हो रही है। आधुनिक भारतीय इतिहास को हम लोग और भी ज्यादा प्राथमिकता क्यों दे देते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि यहाँ पे हमें ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ना है, और ब्रिटिश शासन के बारे में जब हम तमाम प्रकार की वैल्यूज को कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो काफी आसान माने जाते हैं, बहुत कन्वीनियंट माने जाते हैं।
यानी कि कहा जाता है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के अंदर की जो शब्दावलियां हैं वो कठिन नहीं है बल्कि आसान है। इसलिए कई बार मैं देखता हूं कि आपको बड़ी रुचि लगती है कि आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने में आपका मन करता है कि भारतीय इतिहास का एक ऐसा खंड है जिसके अंदर तमाम प्रकार की शब्दावलियां तो आपको दिखाई देंगी, लेकिन शब्दावलियों के पास कठिनाई का धरातल नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास की बात आप करोगे, शब्दावलियां टिपिकल नेचर की आती हैं। कई बार पाषाण काल ही अगर आपके सामने रखा जाएगा तो कई बार हमें डर लगने लगता है कि पाषाण काल का मतलब क्या होगा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ऐसी ऐसी शब्दावलियां आपके सामने आती हैं तो कई बार वो आपको भयभीत कर देते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए जैसे मैंने विकल्प आपके सामने रखे थे, तो आप एक बात देखो कि इतिहास के 3 खंड आपके सामने है, प्राचीन है, मध्यकालीन है और आपका क्या है, आधुनिक है। इन तीनों में आप लोग आधुनिक भारतीय इतिहास वाले खंड को या सेगमेंट को प्राथमिकता क्यों दोगे? प्राचीन भारतीय इतिहास में सालों साल राजाओं का शासन आपने देखा है, न जाने कितने राजनीतिक वंश आपके सामने आए, है ना। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुस्लिम शासन आप देखेंगे 750 वर्षों तक का, अलग अलग प्रकार के राजनीतिक वंश वहां भी आपको दिखाई पड़ेंगे। अब ये कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में जो राजनीतिक व्यवहार है वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित है। किस पर है? राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भी जो भी राजनीतिक व्यवहार आपको आता है आपके सामने, वो भी क्या है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित है। आधुनिक भारतीय इतिहास में एक अच्छाई ये है कि ये जो आपका आधुनिक भारतीय इतिहास है, जैसे ही आप आधुनिक भारतीय इतिहास में ये चीज पढ़ते हैं कि भारत में किसको लाया जाता है, आधुनिक शिक्षा को लाया जाता है। भारत में किसको लाया जाता है, आधुनिक शिक्षा को लाया जाता है, यानी कि मॉडर्न एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को लाया जाता है। और जैसे ही भारत में अंग्रेजों की ओर से आधुनिक शिक्षा के विकल्प को रखा जाता है, तो आधुनिक शिक्षा के धरातल पर हम भारतीय अपने आप को शिक्षित करते हैं। और जब हम भारतीय अपने आप को शिक्षित करते हैं तो हमारे अंदर क्या है, एक वैज्ञानिक क्षमता पैदा हो जाती है। हमारे अंदर क्या है, एक वैज्ञानिक क्षमता पैदा हो जाती है। और इस वैज्ञानिक क्षमता का मतलब यह है कि हम ब्रिटिश शासन से, हम क्या है, ब्रिटिश शासन के सामने कुछ क्या रखते हैं, डिमांड्स रखते हैं। हम ब्रिटिश शासन के सामने क्या रखते हैं, कुछ डिमांड्स रखते हैं, कुछ मांगे रखते हैं। और जो मांगे आपने उस समय रखी थी, उन मांगों का जो आपका मुख्य केंद्र बिंदु रहता है, आप ब्रिटिश सरकार से लगातार डिमांड करेंगे कि आप हमें क्या दें, हमारे राजनीतिक अधिकार दें, और आप हमें क्या दें, हमारे संवैधानिक अधिकार दें। आप हमें क्या दें, हमारे राजनीतिक अधिकार दें, और आप हमें क्या दें, हमारे संवैधानिक अधिकार दें। हालांकि आप ये पाएंगे कि आधुनिक भारतीय इतिहास में जो ब्रिटिश शासन आप पर स्थापित हुआ वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था का परिणाम है, वो नहीं भी है। मैं बताऊंगा आपको कैसे टैकल करना है। लेकिन आप देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास में सालों साल राजतंत्रात्मक व्यवस्था ने आपको शासित किया। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में क्या है, सालों साल राजतंत्रात्मक व्यवस्था ने आपको शासित करने की बात की, लेकिन वहां ऐसा कोई शिक्षा का स्तर नहीं था। यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास में एजुकेशन है लेकिन कैसी है, धार्मिक है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एजुकेशन है लेकिन कैसी है, धार्मिक है। और मैं हमेशा कहता हूं कि धार्मिक शिक्षा आपको नैतिक बनाती है। यानी कि धार्मिक शिक्षा आपके व्यक्तित्व में तमाम प्रकार के नैतिक गुणों को लाने का काम करती है, लेकिन साथ ही साथ आपको रूढ़िवादी भी बनाती है। एक तरफ तो आप नैतिक बनने की बात करते हैं, साथ ही साथ क्या आप रूढ़िवादी बनने की बात करते हैं। और जैसे ही आप रूढ़िवादी बनने की बात करते हैं तो नए प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं आप उनका कभी वेलकम नहीं कर पाते, आप उनका कभी स्वागत नहीं कर पाते। यही एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के धरातल पर और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के धरातल पर हमें पता था कि हम शासित हो रहे हैं, और हमें यह भी पता था हम राजतंत्रात्मक व्यवस्था के माध्यम से शासित हो रहे हैं। और हम ये भी जानते थे कि नाना प्रकार के मूल्यों को लेकर के हमारा आए दिन शोषण हो रहा है, लेकिन हम आवाज क्यों नहीं उठा पाए, क्योंकि हम रूढ़िवादी थे। धार्मिक शिक्षा के कॉन्सेप्ट ने हमको जकड़ा हुआ था। आधुनिक शिक्षा जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। और अंग्रेजी शासन में जैसे ही भारत में 1835 के समय तक आते आते आप ये देखते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को लाया जाता है। और मॉडर्न एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को क्यों लाया गया वो तो आप बाद में पढ़ोगे, लेकिन एक बात दिमाग में लेकर के चलो, जैसे ही भारत में आधुनिक शिक्षा के विकल्प को लाया जाता है और आधुनिक शिक्षा के धरातल पर हम लोगों ने जब अपने आप को शिक्षित करने की बात की, तो हमारे व्यक्तित्व में यानी कि हमारी पर्सनैलिटी में एक साइंटिफिक अप्रोच का डेवलपमेंट हुआ। इसको हिंदी में कहा जाता है वैज्ञानिक क्षमता। और ये वैज्ञानिक क्षमता आपको जागरूक करेगी, ब्रिटिश शासन के प्रति जागरूक करेगी,
ब्रिटेन की जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसके प्रति आपको जागरूक करेगी, ब्रिटेन के पास जो अपना संविधान है उसके प्रति आपको जागरूक करने की बात करेगी, है ना। और धीरे धीरे आप क्या करेंगे, ब्रिटिश सरकार के सामने आकर के खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि आप हमें क्या दें, हमारे राजनीतिक अधिकार दें, और आप हमें क्या दें, हमारे संवैधानिक अधिकार दें। तो अगर कोई आपसे पूछे कि प्राचीन बढ़िया है, मध्यकालीन बढ़िया है या आधुनिक बढ़िया है, तो हिंदू बनाम मुस्लिम करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको बनना है प्रशासनिक अधिकारी। आप कहेंगे कि आधुनिक भारतीय इतिहास को हम क्यों प्राथमिकता देकर के चलेंगे, क्योंकि इसमें भी शासन तो विदेशी है, लेकिन विदेशी शासन के आलोक में जो मॉडर्न एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है वो काफी बढ़िया रहा। और जैसे हमने उसके धरातल पर अपने आप को शिक्षित करने की बात की, हम जागरूक हो गए और लगातार हमने सरकार से अपनी राजनीतिक और संवैधानिक मांगे रखी सरकार के साथ। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप आज अपने आप को जागरूक करके चलेंगे कि आपको आने वाले समय में किस प्रकार की यात्रा करनी है, क्योंकि ये इस तरीके से जागरूक होना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप ब्रिटिश शासन काल में एक भारतीय का नाम सुने होंगे, उनका नाम है दादा भाई नौरोजी, है ना। और दादा भाई नौरोजी को लगातार इनको आधार बना करके परीक्षाओं में लगातार सवाल पूछे भी जाते हैं। मॉडर्न एजुकेशन की तो बात हमने कर ली है, लेकिन अगर आप आधुनिक भारतीय इतिहास की बात करोगे तो आपके मेंस वाले सेगमेंट में पता क्या आता है, जो भी बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हुए या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आलोक में जिन लोगों ने बहुत आगे बढ़कर के भाग लेने की बात की, उनके द्वारा कहे गए जो आपके कथन हैं, तो वो जो आपके स्टेटमेंट हैं वो आपके मेंस के एग्जामिनेशन में यूपीएससी में आते रहते हैं। वो लिख देगा कि ये कहा गया, इसका मतलब आप हमें क्या है समझाइए। दादा भाई नौरोजी जैसे बड़े कांग्रेस के नेता और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा चेहरा, उन्होंने एक बात उस समय कही थी कि भारत पर जो ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ है ये अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। लोगों ने कहा पागल हो गए, आप कांग्रेस के सबसे बड़े, मतलब आप क्या हैं, आप कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, आपको बाकी कांग्रेस को गाइड करना है और आपको बताना है कि कांग्रेस का काम करने का पैटर्न क्या होगा। और अगर आप अपनी ओर से इस प्रकार का स्टेटमेंट जारी करने की बात करेंगे कि भारत पर जो ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ है वो अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है, तो नौरोजी साहब ने कहा कि पूरा तो सुन लो। आगे एक बात उन्होंने जोड़ी, क्योंकि भारत पर स्थापित होने वाला जो ब्रिटिश शासन है, यही ब्रिटिश शासन एक दिन भारतीयों को क्षमतावान बनाएगा, और जब भारतीय क्षमतावाद बनेंगे तो इसी ब्रिटिश शासन से अपनी मांगे रखेंगे, बार बार अपनी राजनीतिक मांगों को रखने की बात करेंगे, बार बार अपने संवैधानिक मांगों को रखने की बात करेंगे, और ब्रिटिश सरकार हमारी डिमांड्स को जैसे जैसे एक्सेप्ट करती रहेगी वैसे वैसे हमारा राजनीतिक और संवैधानिक विकास होता रहेगा। और यही जो आपका राजनीतिक और संवैधानिक विकास है, एक दिन हम भारतीयों को क्या देगा, लोकतंत्र देगा, और ऐसा हुआ। प्राचीन भारतीय इतिहास का पूरा शासन आप पढ़ के देख लीजिएगा, लोकतंत्र नहीं आया। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को आप कितनी भी गहराई में जाकर के कैलकुलेट करेंगे, डेमोक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट आपको नजर नहीं आता है। लेकिन ब्रिटिश शासनकाल का जैसे ही भारत में अंत होगा, बल्कि अंत होने से पहले ही आप लोगों ने संविधान सभा का गठन किया और अपने लिए आपने क्या है, संविधान बनाने की कोशिश की। तो कई बार क्या हो जाता है कि जब हम लोग इन चीजों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं और मान लीजिए परीक्षा में यही नौरोजी साहब का स्टेटमेंट आपके सामने आ जाएगा, तो आप उनकी आलोचनाएं करने लगोगे कि ब्रिटिश शासनकाल में एक भारतीय से ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो भारत में स्थापित होने वाले ब्रिटिश शासन को अभिशाप नहीं मानते बल्कि वरदान मानते हैं। उन्होंने क्यों कहा ऐसा, वो लाइन जोड़ करके उन्होंने बता दी, क्योंकि यही जो ब्रिटिश शासन है इसमें हमारा शोषण भी होगा, लेकिन इसमें जो आधुनिकता के धरातल पर हमको नाना प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी, वो तमाम प्रकार की सुविधाएं हमको क्या बनाएंगी, एम्पावर्ड करेंगी, शक्तिशाली बनाने की बात करेंगी, क्षमतावादी बनाने की बात करेंगी। और उसी के आधार पर जब हम लोग व्यवहार करेंगे तो ब्रिटिश शासन को हमारा राजनीतिक और संवैधानिक विकास करना होगा। और ये जो आपका राजनीतिक और संवैधानिक विकास है, जब ये अपनी पीक पर आ जाएगा तो भारत में क्या स्टैब्लिश हो जाएगा, डेमोक्रेसी, और ऐसा होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या है कि इस सेगमेंट को स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने आपको जानबूझ के बताया क्योंकि आपको पता होना चाहिए, है ना। तो देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक बनता है, वैसे सबसे पहले जो आपका टॉपिक बनता है उसको कहा जाता है कि भारत में यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का आगमन, भारत में यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का आगमन।
भारत में यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का आगमन। लेकिन मैं आज आपको कुछ अलग पढ़ाने वाला हूं, यानी कि आज हम लोग कुछ अलग प्रकार से इन चीजों को डिस्कस करेंगे, है ना। अब देखिए, ये कहा जाता है कि ये एक चैप्टर आपके सामने बन के आता है जिसमें क्या कहा जाता है कि भारत में यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का आगमन। अब देखो, ये जो आपकी यूरोपियन व्यापारिक कंपनियां हैं, इनका भारत में आगमन हुआ है, तो आप अपने आप को गाइड कैसे करेंगे? अगर इनका आगमन हुआ है तो उद्देश्य अवश्य रहा होगा, इनका आगमन हुआ है तो उद्देश्य अवश्य रहा होगा। तो जो आपका उद्देश्य है उसको थोड़ा तो आज हम कैलकुलेट करेंगे और थोड़ा करेंगे हम कल की क्लास में कैलकुलेट। तो ये आप अपने आप को एक सिनॉप्सिस बनाएंगे अपने माइंड में कि अगर यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन है तो उनका उद्देश्य भी रहा होगा। और जब आप इनको भारत में कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो आपको इन कंपनियों की गतिविधियां दिखानी है, इन कंपनियों की तमाम प्रकार की गतिविधियां आपको पढ़नी है, इन कंपनियों की गतिविधियों का अध्ययन आपको करना है, इन कंपनियों की गतिविधियों का अध्ययन आप लोग करके चलेंगे, ठीक है। और ये इतिहास का एक ऐसा सेगमेंट है, मजेदार तो है ही है, लेकिन अगर आपने एक बार इसको अच्छे से समझ के कैलकुलेट कर लिया तो आप परीक्षाओं में हमेशा ये पाएंगे कि यहाँ से आने वाले सवाल हमेशा आपके क्या है, ग्रिप में है। तो मैं बताया आपको कि यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का आगमन है तो जी आपका उद्देश्य रहा होगा, उद्देश्य आपको पढ़ना है, कहने का मतलब ये है। और जब ये भारत में यूरोपियन व्यापारिक कंपनी आपको दिखाई पड़ती है तो भारत में जो आई है ना, तो भारत में आने के बाद इनकी जो तमाम प्रकार की एक्टिविटीज हैं, उन तमाम प्रकार की एक्टिविटीज का आप क्या करेंगे, अध्ययन करने की बात करेंगे। अब आपको कैसे लेकर के चलना, देखो किताब आपको पढ़ाती है कि यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों में, है ना, भारत में आपको कौन कौन दिखाई देते हैं? पुर्तगाली आपको दिखाई देते हैं, ठीक है जी। पुर्तगाली के साथ साथ आपको कौन दिखाई देते हैं? डच आपको दिखाई देते हैं, आपको डेन दिखाई देते हैं, आपको ब्रिटिश दिखाई देते हैं, अंग्रेज जिनको कहा जाता है, और आपको कौन दिखाई देते हैं? आपको फ्रांसीसी दिखाई देते हैं। आपको कौन दिखाई देते हैं? आपको फ्रांसीसी दिखाई देते हैं। यानी कि ये जो चैप्टर आपका बन के आता है, इस चैप्टर में आपको इतनी प्रकार की जो यूरोपियन व्यापारिक कंपनियां हैं इनका अध्ययन आपको करना है। लेकिन मेरा कभी उद्देश्य ये नहीं रहा है, मैं तमाम प्रकार की ये कंपनी जो है इनको कैलकुलेट करके आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा से इस बात को मान के चला हूं कि भारत में यूरोपियन व्यापारिक कंपनी को जो आगमन है, इसमें जो अच्छी जो कैलकुलेशन हम करेंगे, हमें पुर्तगालियों को पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, हमें पुर्तगालियों को पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं कभी भी डच और डेन नहीं पढ़ाता हूं, ये आपका खुद का काम रहेगा और बुरा इसमें आप नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने हमेशा इस बात को महसूस किया है कि डच और डेन की भारत में जो गतिविधियां हैं वो प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि इनकी भारत में जो गतिविधियां हैं वो प्रभावशाली नहीं है। तो अगर प्रभावशाली नहीं है तो हम अपनी ताकत यहाँ पे क्यों लगाएं? अगर प्रभावशाली नहीं तो हम अपनी ताकत यहाँ पे क्यों लगाएं? ठीक है, अंग्रेजों को तो आपको पढ़ना है, क्योंकि पूरे जो आपका आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें अंग्रेजों के बारे में कहा जाता है कि ये क्या है, ये आपका प्रभावशाली कारक है। हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक प्रभावशाली जो कारक हैं वो आपके अंग्रेज रहेंगे। इनके बारे में आपको तमाम प्रकार का अध्ययन आपको करना है, ठीक है। फ्रांसीसी जो हैं इनका अध्ययन भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो आपके फ्रांसीसी हैं इनके बारे में मैं हमेशा एक बात कह के चलता हूं कि अगर ये माना जाए कि भारत में ये विदेशी शासन स्थापित होना है, गौर करना मेरी बातों पे, अगर ये माना जाए कि भारत में ये यूरोपियन व्यापारिक कंपनी आई हैं, आने का उद्देश्य आप बताएंगे, भारत में इनकी गतिविधियां आप बताएंगे, तो जब आने का उद्देश्य आप बताते तो आप कहते हैं कि मसालों का व्यापार करने आई हैं, बड़ा अच्छा लगता है, मसालों का व्यापार होगा तो हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। भाई अगर इस तरह की कंपनी भारत में आती हैं और मसालों का व्यापार करने की बात करती हैं तो भारत में उनकी जो आर्थिक गतिविधियां संचालित होंगी तो उसका फायदा हमें भी तो पहुंचेगा। तो ये तो ऐसा कहने में अच्छा लगता है, लेकिन जब भारत में आप इनकी गतिविधियों को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो ये भारत में धीरे धीरे अपने आप को राजनीतिक धरातल पर स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं है, और राजनीतिक धरातल पर स्थापित करने की कोशिश पुर्तगाली भी करेंगे, डच भी करेंगे, डेन भी करेंगे, अंग्रेज भी करेंगे, फ्रांसीसी भी करेंगे, लेकिन सफलता किसको प्राप्त होगी? अंग्रेजों को प्राप्त होगी। तो मैं हमेशा इस बात को कह के चला हूं कि अगर इस बात को माना जाए कि इनको भारत में अपना शासन स्थापित करना ही था, गौर करना मेरी बात पे, इनको भारत में अपना शासन स्थापित करना ही था, तो इस धरातल पर मेरे हिसाब से फ्रांसीसियों का शासन स्थापित होना चाहिए था। उसकी वजह मैं आपको लिखाऊंगा, आज ही लिखाऊंगा
फ्रांसीसियों का शासन स्थापित होना चाहिए था, क्योंकि ये कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भारत में जो अपना शासन स्थापित किया है तो उनको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन्होंने केवल एक चीज का फायदा उठाया कि हम भारतीयों के मध्य लगातार एकता का अभाव दिखाई पड़ा, और हम भारतीयों के मध्य जो लगातार एकता का अभाव दिखाई पड़ा उसी को उन्होंने लगातार अपनी ताकत बनाया, और लगातार अपनी ताकत बना करके धीरे धीरे राजनीतिक तौर पर हमारे संसाधनों को अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन ये जो आपके फ्रांसीसी हैं, फ्रांसीसी जो हैं, ये एक ऐसी उस समय विदेशी ताकत मानी गई है। उस समय की बात आप करेंगे तो एक ऐसी विदेशी ताकत मानी गई है कि इसी ने सबसे पहली बार इन सबको बताया, फ्रांसीसियों ने ही सबसे पहली बार इन सबको बताया कि भारतीयों को अगर आप दूर से देखोगे तो ये ताकतवर आपको नजर आएंगे, लेकिन जब इनके नजदीक जाकर के इनको आप समझने की कोशिश करोगे तो ये बहुत ज्यादा कमजोर हैं, और इनकी कमजोरी का सबसे बड़ा धरातल क्या है कि इनमें एकता का अभाव है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले साहब आपको दिखाई पड़ेंगे। ये सवाल आता भी है, डुप्ले एक ऐसे पहले यूरोपियन माने गए हैं, यूरोपियन है सारे के सारे ये, तो डुप्ले एक ऐसे पहले यूरोपियन माने गए हैं जिन्होंने इस बात को सबसे पहले समझा था कि भारतीयों को दूर से देखोगे तो आपको ताकतवर नजर आएंगे, लेकिन जब इनको नजदीक से जाके समझने की कोशिश करोगे तो इनकी कमजोरी है, और इनकी कमजोरी का मतलब क्या है कि आपस में बटे हुए हैं। इस बात को सबसे पहले पहचाना किसने था? फ्रांसीसियों ने। लेकिन इस बात का सबसे बड़ा इस्तेमाल किसने किया? अंग्रेजों ने। और जैसे इस धरातल का अंग्रेजों ने सबसे बढ़िया इस्तेमाल किया तो आप धीरे धीरे पाते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में क्या है, अपना शासन स्थापित करने की बात की। तो पहले एक पैराग्राफ बनाएंगे, पैराग्राफ बनाएंगे। पंद्रहवीं तथा 16वीं शताब्दी में, 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में, 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में, 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में कुछ यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का भारत आगमन हुआ, कुछ यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का भारत आगमन हुआ, कुछ यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। भारत आगमन के संदर्भ में, भारत आगमन के संदर्भ में, भारत आगमन के संदर्भ में इनका सामूहिक उद्देश्य यह बताया गया कि, भारत आगमन के संदर्भ में, भारत आगमन के संदर्भ में इनका सामूहिक उद्देश्य यह बताया गया कि, इनका सामूहिक उद्देश्य यह बताया गया कि इन्हें भारत में मसालों का व्यापार करना था, इन्हें भारत में मसालों का व्यापार करना था, इन्हें भारत में मसालों का व्यापार करना था, इन्हें भारत में मसालों का व्यापार करना था। पुर्तगाली, कोमा डच, कोमा डेन, पुर्तगाली, कोमा डच, कोमा डेन, कोमा अंग्रेज तथा फ्रांसीसी, कोमा अंग्रेज तथा फ्रांसीसी, इन सभी का भारत में आगमन हुआ। हाँ जी, पुर्तगाली, डच, डेन, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी, इन सभी का भारत में आगमन हुआ, इन सभी का भारत में आगमन हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी ने भारत में मसालों का व्यापार किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी ने भारत में मसालों का व्यापार किया। भारत के राजाओं की ओर से भी, भारत के राजाओं की ओर से भी इनका सहयोग किया गया, भारत के राजाओं की ओर से भी इनका सहयोग किया गया, भारत के राजाओं की ओर से भी इनका सहयोग किया गया। क्योंकि शुरुआत में हमारा यही मानना था, क्योंकि शुरुआत में हमारा यही मानना था, क्योंकि शुरुआत में हमारा यही मानना था
क्योंकि शुरुआत में हमारा यही मानना था कि व्यापार होगा तो आर्थिक लाभ हमारा भी होगा, कि व्यापार होगा तो आर्थिक लाभ हमारा भी होगा, कि व्यापार होगा तो आर्थिक लाभ हमारा भी होगा, व्यापार होगा तो आर्थिक लाभ हमारा भी होगा। लेकिन धीरे धीरे इन व्यापारिक कंपनियों ने लेकिन धीरे धीरे इन व्यापारिक कंपनियों ने हमारे संसाधनों पर अपना राजनीतिक अधिकार स्थापित किया, हमारे संसाधनों पर अपना राजनीतिक अधिकार स्थापित किया, हमारे संसाधनों पर अपना राजनीतिक अधिकार स्थापित किया, हमारे संसाधनों पर अपना राजनीतिक अधिकार स्थापित किया। इस प्रक्रिया में पुर्तगालियों, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य इस प्रक्रिया में पुर्तगालियों, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष हुए। इन संघर्षों में सबसे बड़ी सफलता अंग्रेजों को प्राप्त हुई। इन संघर्षों में सबसे बड़ी सफलता अंग्रेजों को प्राप्त हुई। इन संघर्षों में सबसे बड़ी सफलता अंग्रेजों को प्राप्त हुई। और एक समय ऐसा आ ही गया सर, इन संघर्षों में सबसे बड़ी सफलता अंग्रेजों को प्राप्त हुई। इन संघर्षों में सबसे बड़ी सफलता अंग्रेजों को प्राप्त हुई। और एक समय ऐसा आ ही गया जब भारत पर अंग्रेजों के रूप में विदेशी शासन स्थापित हुआ। जब भारत पर अंग्रेजों के रूप में विदेशी शासन स्थापित हुआ। ठीक है जी, ये पैराग्राफ बना आपका कच्चा माल। कच्चे माल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, आधुनिक भारतीय इतिहास को लेकर के अगर वो कोई सवाल रखता है जिसमें इन कंपनियों का व्यवहार आपको दिखाना पड़ेगा, तो आप पहले इस पैराग्राफ के माध्यम से अपना क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे। इसके आगे की कहानी क्या होगी, परीक्षा में सवाल की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। आपने हमेशा इस बात को महसूस किया होगा, मैं लगातार आपको इस तरह के कुछ पैराग्राफ देता रहता हूं, आपको उनको समझने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आज जो आपके दिमाग में है वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपके दिमाग में कुछ होगा कि हमें पुर्तगाली पढ़ने हैं या डचों को पढ़ना, नहीं, मुझे आज केवल आपको रास्ता दिखाना है। जैसे आगे बढ़ो, लिखो, आगे बढ़ेंगे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में जिन यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में जिन यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, जिन यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, इस संदर्भ में निम्न कारण बताए गए। इस संदर्भ में निम्न कारण बताए गए, जैसे नंबर एक, ठंडे प्रदेशों के निवासी होने के कारण
ठंडे प्रदेशों के निवासी होने के कारण, ठंडे प्रदेशों के निवासी होने के कारण अपने खाने को पचाने हेतु, अपने खाने को पचाने हेतु, अपने खाने को पचाने हेतु मसालों की आवश्यकता, अपने खाने को पचाने हेतु मसालों की आवश्यकता, अपने खाने को पचाने हेतु मसालों की आवश्यकता। अब इसका पूरा पोस्टमार्टम कल की क्लास में होगा, आज तो हमें रास्ता लेना है। नंबर 2, नंबर 2, अब इस बात को समझना। नंबर 2 मैंने कल इशारा कर दिया था, मतलब लास्ट क्लास में मैंने इशारा कर दिया था। नंबर 2 लिखेंगे, यूरोपियन लोगों का हमेशा से यह मानना रहा, यूरोपियन लोगों का हमेशा से यह मानना रहा, यूरोपियन लोगों का हमेशा से यह मानना रहा कि हमारा समाज, कि हमारा समाज सर्वश्रेष्ठ है, कि हमारा समाज सर्वश्रेष्ठ है। भारत जैसे देशों में जाकर, भारत जैसे देशों में जाकर, भारत जैसे देशों में जाकर हम उन्हें अपने समाज के अनुरूप, हम उन्हें अपने समाज के अनुरूप, हम उन्हें अपने समाज के अनुरूप तैयार करने का प्रयास करेंगे, हम उन्हें अपने समाज के अनुरूप तैयार करने का प्रयास करेंगे, हम उन्हें अपने समाज के अनुरूप तैयार करने का प्रयास करेंगे। जंगली कोमा असभ्य भारतीयों को, जंगली कोमा असभ्य भारतीयों को, जंगली कोमा असभ्य भारतीयों को, जंगली कोमा असभ्य भारतीयों को सभ्य बनाने का प्रयास करेंगे, सभ्य बनाने का प्रयास करेंगे, सभ्य बनाने का प्रयास करेंगे, सभ्य बनाने का प्रयास करेंगे। नंबर 3, नंबर 3 लिखो, जिस समय इन व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, जिस समय इन व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, जिस समय इन व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, इन व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, उस समय संपूर्ण यूरोप में, उस समय संपूर्ण यूरोप में उपनिवेशवाद, उस समय संपूर्ण यूरोप में उपनिवेशवाद, उस समय संपूर्ण यूरोप में उपनिवेशवाद जैसी व्यवस्था कार्य कर रही थी, 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 जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि, जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि, जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि जिसके पास जितने अधिक संसाधन होंगे, जिसके पास जितने अधिक संसाधन होंगे, जिसके पास जितने अधिक संसाधन होंगे, उसे उसे संपूर्ण विश्व के धरातल पर, उसे संपूर्ण विश्व के धरातल पर, उसे संपूर्ण विश्व के धरातल पर उतना ही अधिक ताकतवर माना जाएगा, उतना ही अधिक ताकतवर माना जाएगा, उतना ही अधिक ताकतवर माना जाएगा, उतना ही अधिक ताकतवर माना जाएगा। तो ये तो आप लोग जानते हैं कि मसालों का व्यापार करने आए हैं, ये तो आपको हर किताब में लिखा मिल ही जाएगा। उसको आपको कैसे समझना हो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसमें। दूसरी बात है कि मैंने
लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि ये जो आपके यूरोपियंस हैं, इनका मानना ये है कि जिस समाज से इनका संबंध है उसे क्या कहा जाता है, वेस्टर्न सोसाइटी कहा जाता है। तो इनका बड़े शुरुआत से मानना रहा है कि भी हमारा जो समाज है अपने आप में सुप्रीम है, महान है। और ये अगर आप इनको भारत के साथ कैलकुलेट करने की बात करोगे तो हम भारतीयों को निम्न कोटि का मानते हैं, हम भारतीयों के समाज को निम्न स्तर का मानते हैं। और मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था, इन्होंने लगातार आप पर नकारात्मक टिप्पणियां की हैं, आपको जंगली कहा, आपको असभ्य कहा। तो इनका ये मानना था कि भाई हम अपने सामाजिक मूल्यों के आधार पर भारतीयों को ढालने की कोशिश करेंगे, भारतीयों को तैयार करने की कोशिश करेंगे और उन्हें क्या बनाएंगे, जंगली से सभ्य बनाएंगे। और जब जंगली से सभ्य उन्हें बनाएंगे तो उस समय भी उन्हें चिढ़ाने का प्रयास करेंगे कि देखो हमारे प्रभाव में आकर के आप कैसे हो गए, पहले आप कैसे थे, जंगली थे, असामाजिक थे। और मैंने ये जानबूझ के आपको बताया क्योंकि ये टॉपिक ही सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जिस माहौल में इन यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का इंडिया में अराइवल हुआ है, अगर आप उस इन्वायरमेंट को समझना चाहते हो तो उस इन्वायरमेंट में एक शब्दावली काम कर रही थी, उसको क्या कहा जाता है, उपनिवेशवाद कहा जाता है। और उपनिवेशवाद में कैसे आपको बातें समझनी है, तो मैंने थोड़ा इशारा किया है कि उपनिवेशवाद जैसी व्यवस्था में लगातार इस बात पर जोर दिया गया कि जिस शक्ति के पास या जिस आर्थिक संगठन के पास जितने अधिक संसाधन होंगे, है ना, वह क्या करेगा, संपूर्ण विश्व के धरातल पर अपने आप को उतना ही अधिक बढ़ा लेगा। तो ये जो होड़ आप देख रहे थे कि पुर्तगाली भारत में आए हैं, डच आए हैं, डेन आए हैं, ब्रिटिशर्स आए हैं, फ्रेंच आए हैं, तो इनके अंदर के जो संघर्ष मैं आपको बता रहा था कि ये व्यापार भी कर रहे हैं और इनके आपस के संघर्ष में है। तो इनके आपस के संघर्ष का जो मतलब था वो उपनिवेशवाद के अकॉर्डिंग ही गाइड हो रहा था, क्योंकि उपनिवेशवाद इन्हें लगातार बता रहा था कि संसाधन जिसके पकड़ में जितने ज्यादा हो जाएंगे वही अपने आप को उतना क्या ले जाएगा, आगे लेकर के चला जाएगा। ये बात आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। आई बात समझ। अब हेडिंग बनाओ जरा। अब एक विंडो मैंने ओपन की है कि शुरुआती टॉपिक आपका यहाँ पे क्या बनेगा, है ना। मसालों की बातों में जोड़ के दिखाऊंगा कल आपको अलग से, पुर्तगाली आएंगे जब भारत में, वो अलग मुद्दा है, ठीक है। दो हेडिंग बनाएंगे, दो तरीके के सवाल आपके मीन्स में पूछे जाते हैं और इन दोनों तरीके के सवालों को आप एक ही आंसर के माध्यम से क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करके चलेंगे। पहला हेडिंग बनाएंगे, उपनिवेशवाद क्या होता है, सवाल है। उपनिवेशवाद क्या होता है, यह तो आपसे ऐसी बात कर लगेगा क्योंकि यह सवाल वैसे भी बहुत ज्यादा पूछा गया है। उपनिवेशवाद क्या होता है, हल्का सा सवाल है। अगला सवाल आप लोग क्या बनाएंगे, देखिए कितना प्यारा सवाल है। ऐसे पूछ लेगा, साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद कोमा कोमा उपनिवेशवाद का, उपनिवेशवाद का अगला चरण है, अगला चरण है, अगला चरण है। इस कथन की विवेचना करें, इस कथन की विवेचना करें, इस कथन की विवेचना करें, इस कथन की विवेचना करें। दो प्रकार के सवाल हैं। एक सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि उपनिवेशवाद क्या होता है, एक सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि साम्राज्यवाद कोमा उपनिवेशवाद का अगला चरण है। कई बार इस सवाल को ऐसे भी रखा जाता है कि साम्राज्यवाद कोमा उपनिवेशवाद की अंतिम सफलता है, ऐसे भी पूछा जाता है। साम्राज्यवाद कोमा उपनिवेशवाद की अंतिम सफलता है, इस कथन की विवेचना करें। मैंने सीधा बनाया है, साम्राज्यवाद कोमा उपनिवेशवाद का अगला चरण है, इस कथन की विवेचना करें। दो प्रकार के सवाल आपके सामने आते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे पहले, एक बहुत अच्छी डेफिनेशन मैं दे रहा हूं और क्योंकि ये मामला जो है मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है ना, तो यहां मुझे कुछ अलग से खेलने की पुरानी आदत है ये, है ना। मैं इन्हीं इसी इसी चैप्टर में पूरा आपको दिखा दूंगा कि भारत में अंग्रेजों की जो एक्टिविटीज हैं उनको आप लोग कैसे समझेंगे, कैसे उनमें आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। लिखेंगे, क्या हो रहा है अभी आज।
बच्चे टाइम पे नहीं जुड़े थे क्या आज? आवाज का? अच्छा अच्छा। आजकल तो टाइम से जुड़ जाना चाहिए, बारिश वारिश बहुत ज्यादा हो रही है, बाहर टहले निकलोगे तो पता नहीं पड़ेगा कहाँ चले गए। ध्यान देना, सड़कों पे बहुत पानी है ना। तो आजकल तो क्या है कि घर के अंदर रहने की आवश्यकता है, वो घर के अंदर हैं तो टाइम से क्लास को ज्वाइन करने की आवश्यकता भी है ना। पढ़ लोगे तो अच्छा रह जाएगा। हम तो आपको समझा सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, है ना? तो लिखेंगे जरा उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद अपने मूल रूप में, उपनिवेशवाद अपने मूल रूप में एक प्रकार के आर्थिक संबंध की ओर इशारा करता है। एक प्रकार के आर्थिक संबंध की ओर इशारा करता है। एक प्रकार के आर्थिक संबंध की ओर इशारा करता है। इस आर्थिक संबंध में, इस आर्थिक संबंध में, इस आर्थिक संबंध में, इस आर्थिक संबंध में, यहां से नोट करेंगे, इस आर्थिक संबंध में एक और औपनिवेशिक शक्ति रहती है। इस आर्थिक संबंध में एक और औपनिवेशिक शक्ति रहती है। इस आर्थिक संबंध में एक और औपनिवेशिक शक्ति रहती है तथा दूसरी ओर, तथा दूसरी ओर उपनिवेश रहता है, तथा दूसरी ओर उपनिवेश रहता है, तथा दूसरी ओर उपनिवेश रहता है, तथा दूसरी ओर उपनिवेश रहता है। औपनिवेशिक शक्ति की ओर से, औपनिवेशिक शक्ति की ओर से, औपनिवेशिक शक्ति की ओर से उपनिवेश के संसाधनों का, औपनिवेशिक शक्ति की ओर से उपनिवेश के संसाधनों का लगातार आर्थिक शोषण किया जाता है। लगातार आर्थिक शोषण किया जाता है। लगातार आर्थिक शोषण किया जाता है। लगातार आर्थिक शोषण किया जाता है और अपने आर्थिक लाभों की पूर्ति, और अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। और अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। और अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। उपनिवेशवाद के आलोक में, उपनिवेशवाद के आलोक में, उपनिवेशवाद के आलोक में, उपनिवेशवाद के आलोक में जैसे ही किसी औपनिवेशिक शक्ति की ओर से, उपनिवेशवाद के आलोक में, उपनिवेशवाद के आलोक में जैसे ही किसी औपनिवेशिक शक्ति की ओर से, जैसे ही किसी औपनिवेशिक शक्ति की ओर से किसी उपनिवेश के संसाधनों, किसी उपनिवेश के संसाधनों पर, किसी उपनिवेश के संसाधनों पर राजनैतिक, राजनैतिक नियंत्रण, राजनैतिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है, राजनैतिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है, वैसे ही उपनिवेशवाद के अंदर, वैसे ही उपनिवेशवाद के अंदर, वैसे ही उपनिवेशवाद के अंदर साम्राज्यवाद का आगमन हो जाता है। वैसे ही उपनिवेशवाद के अंदर साम्राज्यवाद का आगमन हो जाता है। वैसे ही उपनिवेशवाद के अंदर साम्राज्यवाद का आगमन हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि, इसलिए कहा जाता है कि
साम्राज्यवाद इसलिए कहा जाता है कि साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का अगला चरण है। इसलिए कहा जाता है कि साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का अगला चरण है। अब आपको क्या करना है, ड्राफ्टिंग के माध्यम से अपने आप को गाइड करने की कोशिश करेंगे। उपनिवेशवाद, ये आपको क्या बताता है? उपनिवेशवाद क्या है? ये आपको क्या बताता है? मूलतः एक प्रकार का आर्थिक संबंध, बनाते रहिए साथ साथ, मूलतः एक प्रकार का आर्थिक संबंध, मूलतः एक प्रकार का आर्थिक संबंध, मूलतः एक प्रकार का आर्थिक संबंध। इस आर्थिक संबंध में क्या होता है? एक तरफ क्या होगा आपका? औपनिवेशिक शक्ति होगी, औपनिवेशिक शक्ति होगी, एक तरफ क्या होगा आपका? उपनिवेश होगा, एक तरफ क्या होगा आपका? उपनिवेश होगा, है ना? क्योंकि हमें भारत की बात करनी है, तो भारत के संदर्भ में यहां पर इस टॉपिक में औपनिवेशिक शक्ति क्या हो जाएगा आपका? ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ब्रिटेन हो जाएगा। और ये जो आपका उपनिवेश है, इसके संदर्भ में हम क्या ले सकते हैं? भारत हम ले सकते हैं। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। हमेशा एक बात याद रखेंगे, उपनिवेशवाद में जो एक आर्थिक संबंध आपको दिखाई पड़ता है, और ये जो आपका आर्थिक संबंध है, ये किन किन के बीच आपको दिखाई पड़ता है? औपनिवेशिक शक्ति और उपनिवेश के बीच आपको दिखाई पड़ता है। हमेशा सामने वाले को ये बता करके चलेंगे, हमेशा सामने वाले को ये बता करके चलेंगे कि यहाँ पर जो ये आपकी औपनिवेशिक शक्ति होती है, इसके दो प्रकार के करैक्टर होते हैं। एक करैक्टर क्या होता है? इसे माना जाता है शक्तिशाली, इसे क्या माना जाता है? शक्तिशाली माना जाता है। और इसे क्या माना जाता है? विकसित माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? शक्तिशाली माना जाता है। और इसे क्या माना जाता है? विकसित माना जाता है। और हमेशा जो आपका उपनिवेश होगा, उपनिवेश को आप क्या मानेंगे? कमजोर, कमजोर लेकर के चलेंगे, कमजोर लेकर के चलेंगे। और उपनिवेश जो होगा आपका, ये क्या होगा? ये इसको बताया जाता है अल्प विकसित। इसको क्या बताया जाता है? अल्प विकसित बताया जाता है, अल्प विकसित बताया जाता है, अल्प विकसित बताया जाता है। और इसमें साफ साफ ये भी कहा जाता है, देखो साफ साफ ये भी कहा जाता है ना, किसी विकसित देश द्वारा, किसी विकसित देश द्वारा, कोमा किसी अल्प विकसित, कोमा किसी अल्प विकसित, अल्प विकसित देश के संसाधनों का, देश के संसाधनों का आर्थिक दोहन, देश के संसाधनों का आर्थिक दोहन या शोषण, आर्थिक दोहन ही उपनिवेशवाद कहलाता है, ही उपनिवेशवाद कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। तो हमेशा आप अपने आप को गाइड करके चलेंगे कि जो आपका उपनिवेशवाद है वो एक प्रकार का आर्थिक संबंध है। मूल रूप से जो है ये एक प्रकार का आर्थिक संबंध है। और इसमें एक तरफ क्या होगी? आपकी औपनिवेशिक शक्ति होगी, एक तरफ क्या बनेगा? आपका उपनिवेश बनेगा। हमेशा बताएंगे कि भाई यहाँ हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा? औपनिवेशिक शक्ति क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। उपनिवेश आपका क्या हो जाता है? भारत हो जाता है। यहाँ पर जो आपका औपनिवेशिक शक्ति है वो शक्तिशाली होगी और विकसित होगी। यहाँ पे जो आपका उपनिवेश है वो कमजोर होगा और क्या होगा? आपका अल्प विकसित होगा। और इसकी एक डेफिनेशन ये भी बन जाती है, किसी विकसित देश द्वारा, किसी अल्प विकसित देश के संसाधनों का आर्थिक दोहन की बात हम कर रहे हैं, हम प्रयोग की बात नहीं कर रहे हैं। आर्थिक दोहन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, आर्थिक दोहन ही आपका क्या है? उपनिवेशवाद कहलाता है। आगे बढ़ो जरा।
आगे बढ़ो, लिखो भारतीय संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में रजनी पाम दत्त, भारतीय संदर्भ में रजनी पाम दत्त, भारतीय संदर्भ में रजनी पाम दत्त ने अपनी 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 पुस्तक इंडिया टुडे के माध्यम से, अपनी पुस्तक इंडिया टुडे के माध्यम से, अपनी पुस्तक इंडिया टुडे के माध्यम से, अपनी पुस्तक इंडिया टुडे के माध्यम से उपनिवेशवाद के, उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए, उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए, उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए। अच्छी बात यह है कि रजनी पामदत्त की बातों को, अच्छी बात यह है कि रजनी पामदत्त की बातों को, अच्छी बात यह है कि रजनी पामदत्त की बातों को वर्तमान समय तक भी कोई चुनौती नहीं दे पाया। अच्छी बात यह है कि रजनी पामदत्त की बातों को वर्तमान समय तक भी कोई चुनौती नहीं दे पाया। क्योंकि इन्होंने अपना विश्लेषण, क्योंकि इन्होंने अपना विश्लेषण कार्ल मार्क्स की बातों को आधार बनाकर दिया, क्योंकि इन्होंने अपना विश्लेषण कार्ल मार्क्स की बातों को आधार बनाकर दिया, क्योंकि इन्होंने अपना विश्लेषण कार्ल मार्क्स की बातों को आधार बनाते हुए दिया। इनके अनुसार, इनके अनुसार भारत में उपनिवेशवाद के, इनके अनुसार भारत में उपनिवेशवाद के 3 मुख्य चरण, 3 मुख्य चरण निम्न थे, 3 मुख्य चरण निम्न थे, 3 मुख्य चरण निम्न थे। नंबर 1 करके लिखेंगे, नंबर 1, पहले इनको नोट करेंगे। नंबर 1, उपनिवेशवाद का, उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण, उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण। नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका? उपनिवेशवाद का औद्योगिक, उपनिवेशवाद का, उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण, औद्योगिक चरण। नंबर 3 पे क्या हो जाएगा आपका? उपनिवेशवाद का, उपनिवेशवाद का पूंजीवादी, उपनिवेशवाद का पूंजीवादी चरण। अगर हम लोग रजनी पामदत्त की बातों को माने तो रजनी पामदत्त ने इनके टाइम भी आपको बताए हैं। उपनिवेशवाद का भारत में जो वाणिज्यिक चरण है ये स्टार्ट होगा आपका 1757 से, 1757 एडी से लेकर के काम तक, कब तक लेके जाना? 1813 एडी तक आपको लेकर के जाना है। ठीक है, अगला क्या है? उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण। ये कहां से कहां लेके जाएंगे आप लोग? 1813 से लेकर के कहां तक जाएगा? 1858 तक चला जाएगा। उपनिवेशवाद का पूंजीवादी चरण कहां से कहां है? 1858 से लेकर के आप कहां तक लेके जाएंगे? 1947 तक लेके जाएंगे, 1947 तक आप लेकर के जाएंगे। लिखो जरा, आगे बढ़ो, लिखो, ये हेडिंग बना लो,
हेडिंग बना लो, उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण, ऐसे बना लेंगे, उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण, उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण। और ये केवल एक तरह की डायरेक्शन है ना, ये एक तरह की डायरेक्शन है कि मेंस में अगर ये सवाल आएगा तो आपको आपका जो व्यवहार है बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इसके अंदर की जो बातें हैं उनका कंप्लीट पोस्टमार्टम आपको नहीं करना है, आपको इशारे करते हुए लिखना है कि ये देखा गया, ऐसा हुआ। उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण, समय क्या होगा आपका, मर्केंटाइल फेज कहा जाता है इसको। 1757 से लेकर के कहां जाएगा, 1813 तक आपको इसको लेकर के जाना है। लिखेंगे जरा इसमें क्या हुआ, एनी डाउट? कोई नहीं, 12 कर लो, उसमें क्या दिक्कत होगी, ये तो अपने घर की सरकार है। 12 कर लो, 13 कर लो, 14 कर लो, 13 है वो, 1813। लिखो लिखो, उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण में, उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण में मुख्य तौर पर अंग्रेजों का ध्यान, मुख्य तौर पर अंग्रेजों का ध्यान, मुख्य तौर पर अंग्रेजों का ध्यान आर्थिक गतिविधियों पर रहा, आर्थिक गतिविधियों पर रहा, आर्थिक गतिविधियों पर रहा, आर्थिक गतिविधियों पर रहा। वे लगातार मसालों का व्यापार करते रहे, वे लगातार मसालों का व्यापार करते रहे, वे लगातार मसालों का व्यापार करते रहे, वे लगातार मसालों का व्यापार करते रहे। साथ ही साथ अंग्रेजों ने, साथ ही साथ अंग्रेजों ने अन्य व्यापारिक कंपनियों को, साथ ही साथ अंग्रेजों ने अन्य व्यापारिक कंपनियों को पीछे हटाते हुए, साथ ही साथ अंग्रेजों ने अन्य व्यापारिक कंपनियों को पीछे हटाते हुए, साथ ही साथ अंग्रेजों ने अन्य व्यापारिक कंपनियों को पीछे हटाते हुए भारत में अपनी व्यापारिक सर्वोच्चता, भारत में अपनी व्यापारिक सर्वोच्चता, भारत में अपनी व्यापारिक सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया, भारत में अपनी व्यापारिक सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया। वे अपने इस प्रयास में कामयाब भी हुए, वे अपने इस प्रयास में कामयाब भी हुए, वे अपने इस प्रयास में कामयाब भी हुए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तमाम प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तमाम प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तमाम प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में व्यापारिक सर्वोच्चता प्राप्त हो गई, व्यापारिक सर्वोच्चता प्राप्त हो गई, व्यापारिक सर्वोच्चता प्राप्त हो गई। उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण में, उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण में, उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण में अंग्रेजों ने हम भारतीयों के संसाधनों पर, अंग्रेजों ने हम भारतीयों के संसाधनों पर, अंग्रेजों ने हम भारतीयों के संसाधनों पर, अंग्रेजों ने हम भारतीयों के संसाधनों पर
अपना राजनीतिक अधिकार भी स्थापित कर लिया, 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 जिससे उन्हें भारत में जिससे उन्हें भारत में जिससे उन्हें भारत में भू राजस्व के रूप में जिससे उन्हें भारत में भू राजस्व के रूप में आमदनी होने लगी, आमदनी होने लगी। इसमें पैराग्राफ चेंज करेंगे। अब देखो ये जो मैं लिखा रहा हूं ना, यही आता रहेगा आपके सामने, पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में यही चीजें आती रहेंगी। इससे पूरी एक इमेज बन जाती है कि किस समय में इनके बारे में आपको क्या पढ़ना है। वो रजनी पामदत्त की यहाँ पे जो चिंता है, ये केवल अंग्रेजों को लेकर है। वो यहाँ पर पुर्तगालियों को कैलकुलेट नहीं कर रही हैं, डच, डेनिश या फ्रांसीसियों को कैलकुलेट नहीं कर रही हैं, क्योंकि भारत पर शासन किसका स्थापित हुआ? अंग्रेजों का। तो उपनिवेशवाद जो आपको दिखाना पड़ेगा, अंग्रेजी शासन की ओर से ही आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये जो फेसिस्ट आपके सामने आते हैं, मर्केंटाइल आपके सामने आता है, इंडस्ट्रियल आपके सामने आता है, और जो आपका कैपिटलिस्टिक है ये भी आपके सामने आता है। तो ये अंग्रेजों की ओर से आपके सामने रखे गए हैं। किसकी? रजनी पामदत्त ने बताया। तो ये जो शुरुआती में है, जो वाणिज्यिक चरण की बात हम करेंगे, अब जैसे जैसे ये आपका लेक्चर आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि 1757 में क्या हुआ, 1813 में क्या हुआ, 1833 में क्या हुआ, 1857 में क्या हुआ, 1885 में क्या हुआ, 1858 के बाद की टाइम कैसे अचानक से चेंज हो गया। तो ये चीज, ये बिल्कुल ऐसा है जैसा भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अगर मैं हमेशा कहता हूं कि देख लो, समझ लो, तो देखने से, समझने से ही आपको यह अंदाजा हो जाता है कि संपूर्ण भारतीय संविधान में अलग अलग किस प्रकार के प्रावधान आपको नजर आते हैं। तभी तो कहा जाता है कि प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो संविधान की प्रस्तावना क्या है, वो संविधान का फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, वो संविधान का दार्शनिक पक्ष है। ये कहा जाता है भविष्य का भारत कैसा होगा, भविष्य के भारत के सामने किस प्रकार की चुनौतियां आएंगी, उनका निवारण कैसे होगा, ये तमाम प्रकार के रास्ते आपको कहां से मिलते हैं? प्रस्तावना के अंदर से आपको मिल जाते हैं। कम शब्दों, बहुत ही कम शब्दों में जो प्रस्तावना है पूरे संविधान को आपके सामने रखने की कोशिश करती है। इसी तरीके से ये जो टॉपिक आपके सामने आया है, ये कम शब्दों में भारत में अंग्रेजों के संपूर्ण व्यवहार को आपके सामने रख रहा है। इन्हीं बातों को अपने दिमाग में रखना है और इन्हीं बातों को आधार बना करके क्या है, आपको कैलकुलेट करना है। उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण में हम अभी तक क्या लेकर के चले हैं कि ये भारत में मसालों का व्यापार कर रहे हैं, तमाम प्रकार की अपनी आर्थिक गतिविधियां कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोशिश ये है कि जो आपकी रिमेनिंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हैं, उनको कैसे पीछे ढकेला जाए। तो इन्होंने पूरा काम किया, इस पूरे फेस में इन्होंने वो पूरा काम किया है ना। और ये लगातार इस कोशिश में रहे कि भाई भारत में हमारी व्यापारिक सर्वोच्चता स्थापित हो जाए। तो इन्होंने जो अलग यूरोपियन व्यापारिक कंपनियां, उनको पीछे करके अपनी व्यापारिक सर्वोच्चता स्थापित की। बाद में फिर क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से आप बातें करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में क्या मिल गया है? व्यापारिक एकाधिकार मिल गया है, यानी कि व्यापारिक सर्वोच्चता प्राप्त हो गई है, तमाम प्रकार की व्यापारिक सुविधाएं उसके पास है। इन्होंने लगातार इस तरह के प्रयास भी किए कि हम भारतीयों के संसाधनों पर अपना पॉलिटिकल राइट इस्टेब्लिश कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही भारतीयों के संसाधनों पर हमारा राजनीतिक अधिकार स्थापित हो जाएगा, तो हम इन संसाधनों को दोहन कर पाएंगे, इन संसाधनों का शोषण कर पाएंगे, अपने तमाम प्रकार के आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम जैसे चाहेंगे वैसे इन संसाधनों का यूज कर पाएंगे। तो आपके संसाधनों को इन्होंने अपने कंट्रोल में लेकर के आए हैं। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी आ जाएगा। बैटल ऑफ प्लासी का बंगाल में जो फाइनल कंक्लूजन निकल के आता है, बैटल ऑफ बक्सर के रूप में आता है। और 1757 से लेकर के 1764 में आपका बैटल ऑफ बक्सर आपके सामने आता है। दोनों को अगर आप आमने सामने रखने की बात करेंगे, पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेजों से ज्यादा ताकतवर कोई शक्ति थी नहीं। और मजे की बात क्या है, सारी चीजें आपको पढ़ने की, बैटल ऑफ प्लासी तो अलग बात है। बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों को भारत में पहली बार अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। बैटल ऑफ प्लासी में तो डिप्लोमेसी हुई, चालाकियां की गई, कंस्पिरेसीज आपके सामने आती हैं। लेकिन आप एक बात देखो कि शुरुआत से ही बैटल ऑफ प्लासी की बात आप करोगे, बैटल ऑफ बक्सर की बात आप करोगे, इसमें वो चीजें भी मैं चाहूं तो इसको उसमें भी जोड़ के दिखाऊंगा, लेकिन नहीं, कंसाइज वे में लेकर के चलेंगे।
तो आपको ये बताना पड़ेगा कि बहुत शुरुआत से ही इन्होंने ये तमाम प्रकार के प्रयास करने शुरू कर दिए थे। अब समझो ना बात को, बैटल ऑफ प्लासी हो रहा है, बैटल ऑफ बक्सर हो रहा है, क्यों हो रहा है? ताकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो पूर्वी भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, सबसे बेहतरीन क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के संसाधनों पर इनका कंट्रोल स्टेब्लिश हो जाए। क्योंकि उन क्षेत्र के संसाधनों पर जब इनका कंट्रोल स्टेब्लिश हो जाएगा तो उस क्षेत्र के संसाधनों का अपने हिसाब से यूज कर पाएंगे। इनको हमारे संसाधनों का प्रयोग नहीं करना था, क्योंकि अगर इनको लगातार हमारे संसाधनों का प्रयोग करना होता तो भारत के जो राजा हैं, है ना, उन्हीं के डायरेक्शन में ये काम करते रहते। आते जाते जहाज आता, जहाज वापस चला जाता, जहाज आता, जहाज वापस चला जाता, है ना, मसाले लेकर के आप ऐसी बातें करेंगे। लेकिन इन्होंने बहुत शुरुआत से इस बात को समझा, क्योंकि कैलकुलेशन किसकी है? उपनिवेशवाद की है। और उपनिवेशवाद इनको लगातार समझा रहा है कि अगर आप संसाधनों का केवल प्रयोग करोगे तो जो आपके बड़े आर्थिक उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। आपको संसाधनों का दोहन करना पड़ेगा, आपको संसाधनों का आर्थिक शोषण करना पड़ेगा। और जब आप संसाधनों का दोहन करेंगे, आर्थिक शोषण करेंगे, तभी बात समझ में आएगी कि आपके जो बड़े आर्थिक उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हो रही है। ठीक है, अगला पैराग्राफ बनाएंगे जरा। उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण में, उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण में, उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण में अंग्रेजों की ओर से भारत में कोई बड़े, अंग्रेजों की ओर से भारत में कोई बड़े, अंग्रेजों की ओर से भारत में कोई बड़े प्रशासनिक सुधार नहीं किए गए। अंग्रेजों की ओर से भारत में कोई बड़े प्रशासनिक सुधार नहीं किए गए। अंग्रेजों की ओर से भारत में कोई बड़े प्रशासनिक सुधार नहीं किए गए, क्योंकि इनका मानना था कि 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 शुरुआती दौर में क्योंकि इनका मानना था कि शुरुआती दौर में हमें भारत में कोई बड़ी हमें भारत में कोई बड़ी हमें भारत में कोई बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। हमें भारत में कोई बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। हमें भारत में कोई बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। हमारे बड़े प्रयास इस बात को लेकर सामने आए, हमारे बड़े प्रयास इस बात को लेकर सामने आए कि कैसे हम भारत के संसाधनों पर अधिक से अधिक कि कैसे हम भारत के संसाधनों पर अधिक से अधिक कि कैसे हम भारत के संसाधनों पर अधिक से अधिक अपना प्रभाव स्थापित कर पाए, अपना प्रभाव स्थापित कर पाए, अपना प्रभाव स्थापित कर पाए। ठीक है, तो ये आज का डिस्कशन था। इसका बाकी जो डिस्कशन होगा कल होगा, क्योंकि ये तो हल्का है। वाणिज्यिक जो फेस है ये तो हल्का है, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। औद्योगिक वाले में इसमें कम समय लगेगा, इसमें सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लगेगा? आपका इसमें लगेगा, है ना। तो मैंने एक रास्ता आपको दिखाने की कोशिश की है कि आधुनिक भारतीय इतिहास को आप कैसे कैलकुलेट करके चलेंगे, क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण है। किताबों का संदर्भ मैंने आपको दे दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लगातार क्लासेस के साथ आप जुड़े रहें और हर चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको कैलकुलेट करना है, हर चीज को आपको समझना है। ठीक है, और यहाँ इस चीज को लेकर के आप परेशानी में नहीं आएंगे। ये जो मैंने अभी लिखा रहा हूँ, जैसे ये सारी चीजें आने वाले जो चैप्टर्स आपके हैं उनमें अपने आप ही शामिल होती रहेंगी, वहां पे आपके सामने आएंगी। जब आप वहां पे आप इनको कैलकुलेट करोगे तो ये चैप्टर और भी ज्यादा अच्छे से क्या है आपकी ग्रिप में आ जाएगा। लेकिन ये समझना जरूरी है कि हम पुर्तगालियों को भारत में कैलकुलेट करें उससे पहले है कि उपनिवेशवाद क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, क्लास रोक देंगे भाई।
सर हाँ जी, सर ये औपनिवेशिक शक्ति और उपनिवेशों में हमें डिफरेंस नहीं समझ में आया, ये होता क्या है? क्या कहा आपने? सर ये औपनिवेशिक शक्ति और उपनिवेशवाद दोनों में हमें समझ में नहीं आया, वर्ड्स नहीं समझ में आए, होते क्या है? नहीं, हमने आपने क्लास प्रारंभ से ज्वाइन किया था या बाद में आप क्लास के साथ जुड़े थे? इतना ईमानदारी से आप बता दीजिए। सर सेवन से मैंने स्टार्ट किया। चलो कोई बात। मैंने आपको बताया कि जो आपका उपनिवेशवाद है, जब आप इसको कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार की पावर आमने सामने आ जाती हैं। एक पावर को क्या कहा जाता है, एक को क्या कहा जाता है, औपनिवेशिक कहा जाता है। ये इसका नाम है। एक को क्या कहा जाता है, औपनिवेशिक कहा जाता है, औपनिवेशिक शक्ति कहा जाता है। और सामने वाली को क्या कहा जाता है, उपनिवेश कहा जाता है। सामने वाले को क्या कहा जाता है, उपनिवेश कहा जाता है। अब इसमें बताया जाता है कि जो आपकी औपनिवेशिक शक्ति होती है ना, ये हमेशा ये क्या होगी, ये शक्तिशाली होगी। ये क्या होगी, शक्तिशाली आपको लेकर के चलनी है। इसके शक्तिशाली होने का पर्पस क्या है? इसके शक्तिशाली होने का पर्पस ये है कि जो आपका उपनिवेश है, इसके संसाधनों पर, इसके संसाधनों पर, इसके संसाधनों पर अपना अधिकार स्थापित करेगी। इसके संसाधनों पर अपना अधिकार स्थापित करेगी। इसके संसाधनों पर क्या है, अपना अधिकार स्थापित करेगी। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जो आपका औपनिवेशिक शक्ति है वो क्या होती है, वो हमेशा एक विकसित देश आपको लेकर के चलना है। वो हमेशा क्या है, आपको विकसित देश लेकर के चलना है। और जो आपका उपनिवेश होगा, इसको आप हमेशा क्या लेके चलेंगे, अल्प विकसित लेकर के चलेंगे। इसको आप क्या लेके चलेंगे, अल्प विकसित लेकर के चलेंगे। इसको आप क्या लेके चलेंगे, अल्प विकसित लेकर के चलेंगे। अगर आपने गलती से इसको क्या बना दिया, अगर आपने गलती से इसको विकसित बना दिया, या गलती से अगर आपने इसको विकासशील कह दिया, तो आपकी कहानी खराब हो जाएगी। आपकी कहानी खराब क्यों होगी? क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई विकसित देश किसी अन्य विकसित देश के संसाधनों पर अपना अधिकार स्थापित कर ले? क्या कोई ऐसी संभावना है कि कोई विकसित देश किसी अन्य विकसित देश के संसाधनों का दोहन करे, शोषण करे? जी नहीं। अगर आप इसको विकासशील कहने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विकासशील का मतलब क्या होता है। विकासशील का मतलब होता है जागरूकता का परिचय। अगर कोई देश विकासशील है तो वो चारों दिशाओं में अपने हाथ पैर मार रहा है, और जाने अनजाने में अगर आप उसको छेड़ने की कोशिश करोगे तो फिर वो आपको घेर लेगा। तो अगर ये कहेंगे कि किसी विकसित देश की ओर से इस संबंध में किसी विकासशील देश के संसाधनों पर अधिकार स्थापित किया जाता है, संसाधनों को दोहन किया जाता है, तो विकासशील देश क्या है, जागरूकता का परिचायक है। अगर आप विकासशील देश को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो विकासशील देश क्या दे देगा, इसको चुनौती दे देगा। इसलिए कहा जाता है कि आप बचें, आप इस प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको शब्दावली विकसित नहीं दिखानी है और ना ही आपको विकासशील दिखानी है। आप किस प्रकार की शब्दावली उठाएंगे, अल्प विकसित। और आपको शर्माने की आवश्यकता नहीं कि ये भारत के बारे में ऐसी बातें हो रही हैं, आप थे उस समय अल्प विकसित, जो है वो आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि उस समय आप ताकतवर थे तो आपने इनको रोका क्यों नहीं, आपने इनको टैकल क्यों नहीं किया, है ना। तो ये इसमें मतलब ऐसा महसूस करने की बात नहीं कि हम भारत के बारे में ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि जो आपका उपनिवेशवाद है उसमें दो प्रकार की पावर आमने सामने आ जाती हैं। एक पावर को औपनिवेशिक शक्ति कहा जाता है, एक को उपनिवेश कहा जाता है। और ये जो आपका औपनिवेशिक पावर होगा इसको शक्तिशाली लेकर के चलेंगे। क्यों लेकर के चलेंगे कि जो इसका उपनिवेश होगा उसके संसाधनों पर इसका अधिकार होना है। ये आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। और इसको आप क्या लेकर चलेंगे, विकसित लेकर के चलेंगे। और कहेंगे कि भी कोई जो आपका विकसित देश होगा वो किसी अल्प विकसित देश के संसाधनों पर अधिकार स्थापित करेगा, उनका दोहन करेगा, अपने अकॉर्डिंग उनका यूज करने की बात करेगा। विकसित आप नहीं कह पाएंगे, विकासशील आप नहीं कह पाएंगे। और मैंने बताया कि इनके नामकरण का मतलब ये, क्योंकि आप भारत में इस व्यवस्था को कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं
तो भारत में जो औपनिवेशिक शक्ति हो जाएगी, इसका सबसे अच्छा नामकरण क्या हो जाएगा आपका? ब्रिटेन हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा नाम क्या हो जाएगा आपका? ब्रिटेन हो जाएगा। और उपनिवेश का सबसे अच्छा नामकरण क्या हो जाएगा आपका? भारत हो जाएगा। यही तो आपको इसमें दिखाना है, यही तो आपको इसमें दिखाना है। अभी बताइए, कोई डाउट है? अभी सर, आपको कोई थैंक यू। समस्या है? अरे, रोक दो अभी।